हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न भौतिक विज्ञान के। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। और यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी नई क्लास हो वो आप तक जरूर पहुँच सके। तो दोस्तों, आज के ये हमारे 30 प्रश्नों में आपको टारगेट दे रहेगा 25 प्लस का सही आंसर देना ही है। दोस्तों, सभी को 25 प्लस करने हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, और आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है दोस्तों इस बार। तो देर ना करते हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चनों से दूर ना होए, लास्ट सेशन तक जरूर बने रहे दोस्तों। अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। तो चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। तो इसका सही उत्तर बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। सभी का राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों, सभी का राइट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही बढ़िया, सभी लोग दे रहे हैं ऑप्शन सी कि डायनामाइट की खोज की थी। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने, जो कि क्या विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट, याद रख लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सेकंड नंबर पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, लास्ट सेशन तो जरूर बने रहे। दूसरा प्रश्न देखो हमारी स्क्रीन पे है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव है दोस्तों? न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या सभी? जल्दी से इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। प्रथम नियम बता देता हूं दोस्तों, क्या होता है कि जड़त्व के नियम को बताता है न्यूटन का प्रथम नियम। दूसरा नियम बताता है संवेग और बल के फॉर्मूले के बारे में। तीसरा नियम होता है जो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। तो बताओ जल्दी से, जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण है? बहुत ही अच्छा, सभी राइट आंसर बता रहे, ऑप्शन सी तृतीय नियम पर संभव है। अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या है कि भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसका राइट आंसर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर बता रहे हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी 24 घंटा होता है इसका आवर्तकाल भू स्थित उपग्रह का। अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पे कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? जल्दी से बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। 0 डिग्री या 4 डिग्री? इसका राइट आंसर बता रहे हैं बहुत सारे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व बहुत ही अधिकतम होता है, और वहां पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन क्या होता है? कम होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पांचवा प्रश्न कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? कि वर्षा की बूंद का गोल आकार किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? पृष्ठ तनाव क्या करता है? किसी क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है, यानी द्रव जो फैलता है ना उसको कम करने की कोशिश करता है, और कम करके कैसा बना देता है? गोल बना देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद का गोल होना पृष्ठ तनाव के कारण संभव, याद रख लेना दोस्तों। अगला प्रश्न देखो तो छठा प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है कि 1 HP में होते हैं दोस्तों, 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं? 746 वोट, 700 वोट, 700 वाट। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका एक राइट आंसर है, वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी या सी? बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, ऑप्शन ए कि 746 वोट होते हैं 1 हॉर्स पावर में। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो, सातवां प्रश्न क्या है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? डिग्री सेल्सियस में बताना हमें, डिग्री सेल्सियस के अंदर बताना है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है। तो देखो C/5 बराबर सेल्सियस/5 बराबर F-32/9। तो दोस्तों इसका मान 0 रखोगे तो ये वाला 0 और ये वाला 0, तो F बराबर कितना आता है? 32 डिग्री। कब आया? जब सेल्सियस में इसका मान कितना था? 0 डिग्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न देखो, 8वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है कि सबसे हल्की धातु का नाम बताओ। सबसे हल्की धातु का नाम बताओ दोस्तों जल्दी से। बहुत ही अच्छा बता रहे हैं ऑप्शन। ये सभी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना। और सब अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर बनता है आपका, यदि आपको सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है तो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे हल्की धातु होती है दोस्तों ए, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है और सोडियम सबसे लचीली धातु होती है, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है सोडियम को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है कि नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन क्रिया होती है किस में होती है दोस्तों? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए राइट। जो भी आपको आंसर है वो जरूर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। हाइड्रोजन बम में होती है क्या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया, या न्यूट्रॉन बम, या परमाणु बम? बहुत ही अच्छा आंसर बता रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं कि ऑप्शन ए हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। तो परमाणु बम में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन होती है दोस्तों। और इसका आविष्कार किसने किया? टेलर ने। समझ आ गया क्या? अगला प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है कि किसी सेल का सही ईएमएफ मापने वाले यंत्र को कहते हैं। दोस्तों क्या मापना है? किसी सेल का ईएमएफ मापने वाले यंत्र को कहते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों। बहुत सारे बता रहे ऑप्शन सी पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर। विभव मापी बोलते हैं दोस्तों इसको हिंदी में, विभव मापी। याद रख लेना। अगला प्रश्न देखो, 11वां प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पे कि किसी उष्मा का स्थानांतरण। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। किसी उष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप जिसके अणु में वास्तविक द्रव्यमान गति द्वारा होती है। जिसमें अणु वास्तविक गति द्वारा होते हैं दोस्तों। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? संचालन, विकिरण, या संवहन? जल्दी से इसका राइट आंसर आना है। सभी जानते हैं इस चीज को कि उच्च ताप से निम्न ताप में जब अणुओं की वास्तविक गति से होता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा, बी की तरफ जा रहे हैं, संवहन। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है कि ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड को कहते हैं, बहुत ही अच्छा, उपग्रह। उपग्रह को क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में दिया हुआ है ऑप्शन। उपग्रह को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सूर्य एक खुद तारा है, ओजोन परत एक लेयर है ना। और जो सैटेलाइट होता है ये क्या ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, और जबकि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है कि ताप बढ़ाने से द्रव्य का पृष्ठ तनाव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ताप बढ़ाने से द्रव्य का पृष्ठ तनाव, इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से दोस्तों। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो दोस्तों क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव ये क्या होता है? व्युत्क्रमणुपाती होता है किसके? ताप के। तो बताओ जब पृष्ठ तनाव को जब ताप को बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज होगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ताप बढ़ाने से द्रव्य का पृष्ठ तनाव घटता है। अगला प्रश्न देखो, 14वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है कि प्रकाश के किसके कारण से सितारे टिमटिमाते नजर आते हैं? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? प्रकाश के कौन से घटना के कारण, इन घटना में कौन सी घटना के कारण सितारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण जो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जो वायुमंडल के जो अपवर्तन होते हैं ना उसके कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला प्रश्न देखो, 15वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है कि यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा पूछिए दोस्तों। आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि K बराबर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। दोस्तों यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब सभी राइट आंसर ए की तरफ जा रहे हैं कि 4 गुनी, वो राइट है।
जब वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो, 16वां प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पे कि सूर्य में कौन सा तत्व अधिकतम में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य में कौन सा तत्व अधिकतम होता है, अधिकतम पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या हीलियम? जल्दी से बताओ दोस्तों, ऑक्सीजन होगा या हाइड्रोजन या हीलियम? तो इसका राइट आंसर बताना है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सूर्य के अंदर। और तो 2 नंबर में कौन होता है? वो 2 नंबर पर होता है हीलियम और 1 नंबर पर हाइड्रोजन। याद रख लेना दोस्तों। जबकि ये तो होता है वायुमंडल में दूसरे नंबर पर पाया जाता है ऑक्सीजन सबसे अधिक। अगला प्रश्न देखो, सुपरसोनिक यानों की गति से ध्वनि से होती है। जो सुपरसोनिक यानों की गति है वो ध्वनि से बराबर होती है, कम होती है, अधिकतम होती है? तो इसका सही उत्तर बताओ जल्दी से दोस्तों, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, बहुत ही सारे दोस्त बता रहे हैं कि ऑप्शन किसकी तरफ जा रहे हैं कि सुपरसोनिक यानों की गति ध्वनि से होती है, बहुत ही अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर बता रहे हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बता रहे हैं इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो जो कि राइट है दोस्तों, याद रख लेना। अगला प्रश्न देखो, 18वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आया है कि जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता है। दोस्तों राइट आंसर सभी का आना चाहिए इसमें। ये बहुत ही कंफ्यूज करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जब कोई प्रकाश की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनमें क्या नहीं बदलता है। उसका राइट आंसर बताना दोस्तों हमें 18वें का। बहुत ही अच्छा। और दोस्तों यदि अभी तक किसी ने सेशन को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और यदि लाइक तो जरूर करना। आपको बहुत ही सेशन बहुत ही शानदार लग रहा है तो दोस्तों आप सभी को एक लाइक तो जरूर बनता है। जब कोई तरंग वायु में जल में प्रवेश करती है तो इसको क्या नहीं बदलता? बहुत सारों ने बताया ऑप्शन सी की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नो चेंज। तो इसको रट लेना दोस्तों कि ऑप्शन सी होगा। कौन नहीं बदलता जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती? आवृत्ति नहीं बदलती। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है, 19वां है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र क्या कौन सा होता है? विद्युत मोटर क्या होता है दोस्तों, और विद्युत जनरेटर, इन दोनों में कंफ्यूज है। जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर। कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत जनरेटर। तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन बी, डायनेमो, विद्युत जनरेटर। जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। अगला प्रश्न देखो, 20वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र। जल्दी से दोस्तों इसका राइट आंसर बताओ। सभी ने बताया, अभी बताया कमेंट बॉक्स के अंदर सभी का राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा बता रहे हैं ऑप्शन बी कि विद्युत जनरेटर। अगला प्रश्न देखो, 21वां प्रश्न क्या है? 2 स्थायी चुंबक के समान दूरों को पास लाने पर प्रतिकर्षण। दोस्तों याद रख लेना, ये 2 चुंबक है और इधर भी एस एन, और इसको उल्टा कर दिया एन और एस, तो इनमें प्रतिकर्षण बढ़ेगा या घटेगा? बहुत ही अच्छा, इनमें प्रतिकर्षण होगा अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इनमें प्रतिकर्षण बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो, 22वां प्रश्न क्या है कि तारे के रंग सूचक होते हैं। क्या किसी तारा का जिस प्रकार का रंग होगा उस प्रकार से हम उसके ताप का पता लगा सकते हैं। किसका पता लगा सकते हैं? ताप का। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। समझ में आ गया उम्मीद करता हूं। अगला प्रश्न देखो, 23वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पर क्या है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदलना है, तो इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। बहुत ही अच्छा बता रहे हैं ऑप्शन, जल्दी से बताओ ऑप्शन कौन सा होगा, ए, बी या सी? बहुत ही बढ़िया, सभी ने राइट आंसर दे दिया है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले फोटो सेल, उस यंत्र को कहते हैं फोटो सेल। जो प्रकाश क्या होता है, सोलर सेल होते हैं दोस्तों, ये सोलर प्लेट, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है हमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो, 24वां प्रश्न क्या है कि दृश्य वर्णक्रम में कौन से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। दृश्य वर्णक्रम में कौन से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, हाई होती है दोस्तों। इसका याद कर लेना, इसका राइट आंसर क्या होगा, फिक्स है ये क्वेश्चन। अधिक होती है तो ये होगा और कम होती है तो ये होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इधर क्या होती है, रेड होती है, और इधर क्या होती है, ये
होती है बैंगनी। तो देखो इधर जाने पर क्या होती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है दोस्तों लाल रंग की तरफ जाने पर, और इधर आने पर कमी होगी। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है, लाल रंग की है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो 25वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन को याद रख लेना, वेक्टर राशि नहीं है यानी सदिश राशि नहीं है। तो इसका सही उत्तर बताओ जल्दी से। संवेग क्या होती है, संवेग p बराबर होती है mv, द्रव्यमान होता है ये, और कोणीय वेग ये होता है कोणीय वेग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों जल्दी से। बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, ऑप्शन बी की तरफ सभी जा रहे हैं, ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न देखो 26वां। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं, प्रकाश किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, पॉजिट्रॉन, फोटोन, परमाणु या नन ऑफ दीज, किससे मिलकर बना होता है प्रकाश। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, वो होते हैं फोटोन, फोटोनों से बना होता है प्रकाश, फोटोनों के बंडलों से। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो 27वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। दोस्तों अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक के साथ में इसका राइट आंसर आना चाहिए, एक लाइक के साथ में इसका राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों। सभी का प्रश्न, सभी का उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, त्वरण कहते हैं, आवेग कहते हैं, बल कहते हैं, इनमें से किसी को नहीं कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा बता रहे हैं कि डीपी संवेग में परिवर्तन की दर dp/dt किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, जल्दी से बताओ। फोर्स, फोर्स मतलब बल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों संवेग में परिवर्तन ही आ जाए ना, ओनली संवेग परिवर्तन, उसको क्या कहते हैं, ओनली फॉर संवेग परिवर्तन, उसको कहते हैं आवेग। लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर, इसकी भावना को समझो दोस्तों, क्वेश्चन की क्या कह रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर बोल रहा है तो बल होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो 28वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है कि बर्फ के पिघलने से उसका घनत्व है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बर्फ के पिघलने से दोस्तों उसका घनत्व क्या होता है। देखो ये स्केल है, यहाँ पे 4 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे 100 डिग्री। दोस्तों बर्फ के पिघल, अब बर्फ यहाँ से पिघल रही है, यहाँ पर घनत्व दोस्तों याद रख लेना, पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अब देखो बर्फ पिघल रही है मतलब लिक्विड में चेंज हो रही है। अब लिक्विड में चेंज होने पर क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्फ घनत्व बढ़ता है और उसके बाद वापस घट जाता है। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्फ का घनत्व क्या होगा, बर्फ पिघलने से उसका घनत्व बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, बढ़ता है। जबकि आयतन क्या होता है, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। ये हमें पूछा घनत्व तो घनत्व बढ़ेगा। याद रख लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। बहुत ही शानदार सेशन लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर बनता है आपको। अगला प्रश्न देखो 29वां प्रश्न क्या है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं। 20 हर्ट्ज, याद रख लेना दोस्तों किसकी बात कर रहा है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा बताएं कि हमें सुनाई नहीं देगी, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति हमें सुनाई नहीं देगी, उसे हम कहते हैं अवसर्वे। क्या कहते हैं, अवसर्वे। समझ आ गया। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली तरंगों को क्या कहते हैं, प्रासर्वे। अगला प्रश्न देखो 30वां प्रश्न, हमारा लास्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है कि भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है। दोस्तों भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, चाहे वो आपको सही आ रहा हो चाहे गलत आ रहे हो, इसका राइट आंसर सभी को आना चाहिए। बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं बहुत सारे। क्या सही है, क्या सिस्मोग्राफ सही है क्या, यस हाँ सही है, सिस्मोग्राफ। भूकंप मापने वाले यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। और दोस्तों भूकंप मापने वाली स्केल को क्या कहते हैं, भूकंप मापने वाली स्केल को क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा, उसको कहते हैं रिएक्टर स्केल। भूकंप मापने वाली यंत्र स्केल को कहते हैं रिएक्टर स्केल, जबकि सिस्मोग्राफ किसको कहते हैं, भूकंप मापने वाली यंत्र को कहते हैं। दोस्तों इन दोनों में याद रख लेना क्या है। और दोस्तों हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या होता है, यह घनत्व को मापता है, किसको मापता है, यह घनत्व को मापता है, याद रख लेना। और बैरोमीटर,
बैरोमीटर क्या होता है? ये दाब को मापता है दोस्तों, याद रख लेना, दाब को मापता है। और भूकंप को मापने वाला यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। ये तीनों याद रख लेना दोस्तों, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। एक मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर आता है, याद रख लेना। दोस्तों आज के ये हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। सेशन बहुत ही शानदार लगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर बनता है। और दोस्तों हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।